सुरेश राठौर ने एक बार फिर से सफाई दी। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुरेश राठौर ने दावा किया है कि उर्मिला सनावर उन्हें ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपए ऐड चुकी है। बावजूद इसके उर्मिला सनावर बाज नहीं आ रही है। सुरेश राठौर ने उर्मिला के कांग्रेस के एजेंट बताते हुए उर्मिला और कांग्रेस नेताओं की कॉल डिटेल की जांच की मांग की है। सुरेश राठौर ने कहा कि उर्मिला सनावर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ये खुद भी हर तरह की जांच के लिए तैयार है। आपको बता दें कि सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ बुधवार रात से देहरादून और हरिद्वार में मुकदमा दर्ज हुआ है। परेशान हो गया, बच्चों को बचाना, जीवित रखना मेरे बाबू। बार बार जब पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, रोज मेरी ऑडियो वीडियो जारी करती है, तरह तरह के आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने का काम करती है। तो मरता क्या नहीं करता। मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और बेच कर पैसा दिया मैंने। उससे पूछो उसके पास पैसा कहां से आया। लाउड थी मेरी बच्चों को बचाना, परिवार को बचाना बाबू, अपनी जान को बचाना। सुसाइड करूं क्या? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता मुझे सुसाइड करने के लिए। अभी डिमांड खत्म नहीं होती, बार बार जब भी नहीं देते। कितनी डिमांड करी जा रही है? अब जो भी डिमांड होगी, बार बार जब से मेरी पत्नी यहाँ प्रेस वार्ता करके गई है, तब से उन्होंने नया रूप दूसरा ले लिया। मुकदमे दर्ज कराए हैं, उसमें उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जो मेरे ब्लैकमेल करती है। जिसकी पुष्टि हो गई है, जो बाकी पुष्टि रहेगी मैं उसकी पुष्टि कराऊंगा। उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, और वो जो फैब्रिकेटेड उसकी ऑडियो है उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए। आपके खिलाफ भी तो हुए हैं। मैं उसके लिए जांच करें, अगर मैं दोषी होऊंगा तो जेल जाऊंगा। वहां पर आई, मैं और मेरी पत्नी और सैकड़ों लोग वहां थे, वहां नृत्य करके गई, और वही महिला कहती कि मुझे 6 महीने पता चला कि इनकी पत्नी मर गई उनके दिल के। मैं संविधान को मानता हूं, संविधान का पालन करता हूं। फैमिली कोर्ट में जाए, अब भुगतूंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को बदनाम करना, मेरा चरित्र हनन करना, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करना, बराबर निरंतर मेरे को बदनाम करना, इस महिला क्या मेरी चरित्र हनन करने का काम, मुझे बर्बाद करने का काम किया। मैंने अपने का इसी नगर निगम के हाल के अंदर पहले किया, और 3-3, 4-4 कैबिनेट मंत्री रहे, मान्य रहे, और मेरे गुरु निर्मल दास जी उसमें रहे। आज हमें कहते हैं, क्या बोलते हैं वो, कालनेमी, ऐसे शब्दों का प्रयोग। एक तरफ मुझे अपना पति कहती हैं, दूसरी तरफ कालनेमी शब्दों का प्रयोग करके मेरे को अपमानित करने का काम करती हैं। श्री गुरुदेव इस महापीठ की इकाइयां गठित है, मैं जाता हूं, मेरा भव्य स्वागत करते हैं, भगवान की तरह से मेरे को मानते हैं। इस महिला ने मेरी पीठ को तोड़ने का काम भी किया। मामला शांत हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये शपथ पत्र देकर गई, क्या करूंगा मैं। खबर हरिद्वार से, जहां पे धर्मनगरी कनखल में आज भक्ति रस की गंगा बह उठी। वहीं जहां पे जगदीशपुर स्थित जलराम आश्रम में संगीतमय श्रीमद् भागवत गीता कथा ज्ञान का यज्ञ और शुभारंभ किया गया। पहले ही दिन सैकड़ों श्रद्धालुओं के कथा का रसपान करके की पुण्य लाभ अर्जित किया गया। भगवान शिव की नगरी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में स्थित श्री जलराम और आश्रम आज आध्यात्मिक ऊर्जा से सारोबोर नजर आया। वही बताते कि अवसर था संगीतमयी और श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ के शुभारंभ किया गया, और कथा प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवत का महापुराण की भव्य पोथी यात्रा निकाली गई, जिससे श्रद्धालु भक्ति भाव से शामिल हुए। वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी महाराज के संदिग्ध कथा में शुभारंभ हुआ, और कथा व्यास भारत में बता दे कि भाई मुंदडा महाराज प्रथम दिवस और श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भागवत को समझना स्वयं भगवान को समझने के समान है। श्रीमद् भागवत कथा का अमर कथा, इसके श्रवण मात्र को पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भागवत महापुराण वेदों का सार है, जो कि सनातन ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाता है।
खबर मुनीकीरेती से, जहां पे आज क्रिसमस के और वहीं बता दें कि 9 वर्ष के जश्न को देखते हुए मुनीकीरेती पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देशों पर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आज सीओ सुरेंद्र भंडारी की अध्यक्षता में होटल कैंप संचालकों और सीएलजी सदस्यों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में पुलिस ने स्पष्ट कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई कानून करी जाएगी। वहीं सभी कैंप और होटलों को न्यायालय के आदेश के पालन करते हुए म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग करना होगा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की विशेष चेकिंग टीम तैनात की गई है। होटल संचालकों को भी हिदायत दी गई है कि नशे में धुत पर्यटकों को वाहन चलाने से रोका जाए। सुरक्षा की दृष्टि से नदी किनारे स्थित होटलों को निर्देश दिए गए हैं, वो भी किसी भी स्थिति में अपने मेहमानों को नदी के पास ना जाने दें। और वही बता दें कि ट्रैफिक जाम की समस्या को निपटने के लिए होटल स्वामियों को अपने मेहमानों के वाहन निर्धारित पार्किंग में भी पार्क कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीओ सुरेंद्र भंडारी ने बताया कि इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह चौहान और वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडो के अलावा सभी अपराध की चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में सभी व्यवस्थाएं को दुरुस्त रख रहे हैं। इसलिए उन्होंने निर्देशित कर दिया है कि बैठक में शामिल सभी पर्यटन व्यापारियों में से भी सहयोग की अपील की जाए। खबर नैनीताल से, जहां पे नैनीताल के आपको कहते हैं कि 43वां फांसी गधेरे में एक पुलिसकर्मी के वाहन से 3 मजदूरों को गाड़ी को रौंद दिया गया। इसके बाद चालक और साथी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों को द्वारा आपको कहते हैं कि लतीलात थाने में हादसे की सूचना दी गई और घायलों को तत्काल उपचार के लिए बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों को हालत गंभीर बताया जा रहा है, जिसमें से आपको कहते हैं कि एक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो वही आपको कहते हैं कि सीओ रविकांत ने बताया कि सुबह करीब 10:30 पर सूचना प्राप्त हुई थी और फांसी गधेरे कार चालक के 3 पोस्टर्स को गाड़ी में रौंद दिया है, जिसके बाद पुलिस मौके पहुंची और घायलों को तत्काल बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया गया। वाहन चालकों मौके से फरार हो गए। मौके पर जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि वाहन चालक पुलिसकर्मी है, जिसमें से आप कहते हैं कि तीनों पेनेट का काम कर रहे थे और एक को गंभीर चोटें हैं, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसके साथ ही 2 लोगों को उपचार और बीडी पांडे अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। और बता दें कि पुलिस आगे की विभिन्न कार्रवाई अमल में लाई है और चालक के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। हाँ, ये अभी सुबह सूचना मिली थी कि डाट से जैसे ही हम कचहरी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे फांसी गधेरा जगह है, वहाँ पे जो है एक दुर्घटना घट गई, जिसमें एक कार चालक ने कुछ जो है वर्कर जो पेंटिंग का काम करते थे उनको एक्सीडेंट कर दिया है। और उसके बाद जो है तुरंत ही जो है पुलिस लाइन से जो है कुछ कर्मचारी आए तो देखा तो जो घायल थे उनको तुरंत टैक्सी से बिठा के अस्पताल लाया गया और जो चालक था वो फरार हो गया। फिर मौके पे जानकारी जुटाने पे पता चला वो एक पुलिस का ही कर्मचारी है और जो यहाँ पे आ रखे हैं अस्पताल में उनमें से थोड़ा एक को ज्यादा गंभीर चोटें हैं। अभी प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, उसके उपरांत जो है हायर सेंटर रेफर किया जाएगा एक को तो, और आगे जो भी कार्रवाई होनी है विभागीय कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। खबर ऋषिकेश से, जहां पे शहर के अति व्यस्त रहने वाले त्रिवेणी घाट रोड पर अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या से व्यापारी परेशान हो चुके हैं और इस समस्या के समाधान के लिए व्यापारियों ने नगर निगम पुलिस के साथ संवाद बैठक कर समाधान की मांग की है। बता दें कि तमाम समस्याओं के समाधान के लिए व्यापार सभा घाट रोड के पदाधिकारियों ने एक बैठक की, जिसमें से मुख्य अतिथि मेयर शंभू पासवान और विशिष्ट अतिथि के रूप में अपदा त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी दिनेश कुमार को बुलाया गया। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त अपदा के चंद्रकांत भट्ट ने व्यापारियों की समस्याओं को नोट किया और मेयर शंभू पासवान के निर्देश पर समस्याओं के समाधान का प्रयास शुरू किया। व्यापार सभागढ़ रोड अध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि बैठक के मुख्य रूप से नाली के आगे हुए अतिक्रमण को हटाने, चलते फिरती और ठेलियों की व्यवस्था को खत्म करने, गंगा आरती खत्म करने के आधे घंटे बाद पार्किंग के वाहनों को हाईवे की ओर छोड़े जाने पर मांग प्रमुखता अधिकारियों के सामने रखी गई। इसके अलावा आपको बता दें कि घाट रोड की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और पोस्ट ऑफिस के पास सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत करने की मांग दोहराई गई। सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट ने बताया कि मेयर शंभू पासवान के निर्देशन पर सभी समस्याओं को नोट करके उनके समाधान का प्रयास शुरू कर दिया गया है।
खबर सितारगंज से, जहां पे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सितारगंज के निकट वीरेंद्र नगर अनुग्रह आश्रम में क्रिसमस डे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को ईसा मसीह के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही क्रिसमस डे के मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किए और ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशी मनाई। वहीं क्रिसमस डे के मौके पर अनुग्रह आश्रम के इलेक्ट्रॉनिक झालरों और तरह तरह की झांकियों से सजाया गया और साथ ही ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशियां भी मनाई गई। वहीं अनुग्रह आश्रम के फादर अब्दुल रोडल्फ ने बताया कि प्रभु यीशु के जन्म के बड़ी धूमधाम से दुनिया में मनाया जा रहा है और साथ ही प्रभु यीशु ने पूरी दुनिया में अपने चैन के संदेश दिया और इस मौके से हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे और श्रद्धालुओं ने बताया कि हम यहां पर हर वर्ष प्रभु यीशु के जन्मदिन पहुंचते हैं और आपस में एक दूसरे की शुभकामनाएं देते हैं। तो वहीं उपस्थित पूर्व विधायक नारायण पाल पहुंचे। उन्होंने बताया कि आज का दिन बड़ी ही खुशी का है और क्योंकि आज प्रभु यीशु का जन्म हुआ था और हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया प्यार बांटो, प्यार से रहो। और साथ ही फादर रोडल्फ ने सभी क्रिसमस डे की शुभकामनाएं दी। तो किसी भी जाति धर्म के जो महान आत्माएं हैं, महान लोग हैं, उन्होंने भाईचारे का संदेश दिया, मेल मिलाप का संदेश दिया और जब भी तो ये मेले लगते हैं। आज प्रभु यीशु का जन्मदिन है तो देखो कितना बड़ा समागम हो रहा है ये। तो ये धरती तो इन्हीं लोगों से है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, उनके करोड़ों अनुयायी हैं। अनुयायी इसलिए हैं कि उन्होंने सत्कर्मों पर चलाने का रास्ता बताया था। तो इस मौके पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भाईचारा हमेशा कायम रहे। पूरी कलीसिया पूरे संसार भर में प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाती है। यानी जब इस दुनिया में पाप बढ़ गया था, प्रभु यीशु इस दुनिया में जन्म लिया ताकि पाप को दूर करते हुए मानव जाति को पापों से मुक्त करे। इसलिए प्रभु यीशु इस दुनिया में जन्मा, वही जन्म दिवस आज मनाया जाता है कि आज के दिन को बड़ा दिन भी कहते हैं। बड़ा दिन इसलिए कहते हैं कि 24 तारीख से जो है रात छोटी होती है और दिन बड़ा होता है, इसलिए बड़ा दिन कहते हैं। दूसरा कारण है कि वो ईश्वर मनुष्य बन गया ताकि हम मनुष्यों को बड़ा बना दें। और प्रभु यीशु का जन्म जब हुआ कि प्रभु यीशु जो है कि गरीब गरीबियों से जाके मिला, तो इसलिए प्रभु यीशु का मुख्य संदेश यही है, हम लोगों को गरीबों की मदद करना है, गरीबों की सेवा करना है, यही। और दूसरा मुख्य संदेश प्रभु यीशु का ये है, एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे से मिलके रहना है, मेल मिलाप करना है, यही प्रभु यीशु का संदेश है। इसलिए क्रिसमस के दिन मैं यही कहना चाहता हूँ, हम विशेष रीति से गरीबों की सेवा करें और एक दूसरे से मिलें, किसी तरह का भेदभाव ना हो, सारी मानव जाति एक ही कुटुंब है, हम सब मिलके रहें, यही क्रिसमस का संदेश है। अनुग्रह ये जो है क्रिसमस के समय में यहाँ सजावट के लिए बच्चे आके सजावट करते हैं और 25 तारीख को सुबह प्रार्थना होती है। प्रार्थना होने के बाद बच्चों का कार्यक्रम होता है। ये कार्यक्रम बच्चे अपने अपने गांव में प्रैक्टिस करते हैं और जो यहाँ प्रोग्राम देना चाहते हैं वो नाम देते हैं और उन लोगों का कार्यक्रम यहाँ होता है। विशेष रूप से हम लोग यहाँ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, गांव वाले ही तैयार करके आते हैं और यहाँ प्रस्तुत करते हैं। खबर हरिद्वार से, जहां पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती आज धूमधाम से मनाई जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में ऋषिकुल चौक पर मालवीय को श्रद्धांजलि दी गई और अखंड परशुराम अखाड़े से जुड़े हुए लोग मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मदन मोहन मालवीय ने सनातन और समाज के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं और इसके लिए महात्मा गांधी ने उन्हें महानता की उपाधि भी दी। आज के युवाओं को मदन मोहन मालवीय के बारे में जानना चाहिए।
भारत रत्न महापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर आज हमने उनके चरणों में फूल चढ़ाकर एक गौरवमयी, जो ब्राह्मणों के गौरव हैं, उनके लिए हर ब्राह्मण, हर भारत, हर सनातन प्रेमी को तत्पर सड़क पर रहना चाहिए। उन्होंने जो एक भारत देश में हर भारतीय संस्कार के लिए जो एक आवाज उठाई और एक संस्कार में जो यूनिवर्सिटी बनाई, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो हम ऐसे दिवस को क्यों नहीं बनाए? जो हमारे महान क्रांति वीरों का ये देश है, ऐसे वीर महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं। हम वेस्टर्न को अपना रहे हैं। आज किसी भी परिवार के बच्चे को उठा के उससे मालूम करो कि आज क्या है, वो सीधा कहेगा आज किसमिस है। ये विदेश की जो चीज को हम अपना रहे और अपने जो हम संस्कार भूलते हुए जा रहे, ये कमी हमारी है। हम अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा आप सभी से निवेदन करता, भारतवासियों से, कि अपने संस्कारों में अपने बच्चों को ढालो। जो आज का युवक बच्चा कहीं ना कहीं विदेश की चीज को अपना रहा है, उनके मार्गदर्शन में चल रहा है, अपने भारत के कल्चर छोड़ रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का नहीं है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का सपना था कि इस राष्ट्र में यूनिवर्सिटी के माध्यम, संस्कृत विद्यालयों के माध्यम हर युवक बच्चा पढ़कर विद्वान बने और राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए वो अपना योगदान दे, ऐसा उनका एक। खबर रामनगर से, जहां पे रेड रोज पब्लिक स्कूल और वार्षिक उत्सव के देशभक्ति और रंगारंग कार्यक्रम के दर्शकों की मंत्रमुग्ध कर दिया गया। इस अवसर पर समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए समाज सेवी के अंग वस्त्र और शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। जी हां, गत दिवस स्कूल प्रांगण में म्यूजिक टीचर अवनीश कुमार आर्या और शबाना परवीन के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल की प्रबंधक मदती तबस्सुम के द्वारा स्कूल की उपलब्धियों को प्रकाश डाला गया। स्कूल के मैनेजर साजिद हुसैन द्वारा समाज सेवा के उत्कृष्ट कार्यों के लिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभात वशिष्ठ अतिथि मनमोहन अग्रवाल और मुनीश कुमार, डॉक्टर अकबरुद्दीन जफर सैफी उत्कृष्ट राजकीय सेवा के लिए मोहन पांडे और ब्रिज मोहन रावत और वीरेंद्र रावत, रमेश चंद्र आर्या को अंगवस्त्र शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आकर्षक प्रस्तुतियों के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अकबरुद्दीन की वाही वाही करने की थिरकने पर मजबूर कर दिया गया। इस अवसर पर स्कूल के मैनेजर साजिद हुसैन और तबस्सुम प्रिंसिपल और जगदीश शिक्षक वीके शर्मा, सुहर्ष कुंद्रा, उमेश कुमार आर्या, शबाना प्रवीण, रिदा प्रवीण और कुंचन रजवार और रुखसाना, आलिया, आफिफ कसाफ और शिफा आदि मौजूद रहे। देखिए, रेड रोज स्कूल बुलरघट्टी रोड रामनगर में स्थापित जो है स्वर्गीय जाहिद हुसैन जी और स्वर्गीय रतनलाल जिंगन जी के द्वारा किया गया है। और ये स्कूल गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को इंग्लिश मीडियम के जरिए शिक्षा के साथ साथ उनका सामाजिक नैतिक विकास और उनको रोजगार परक शिक्षा देने का कार्य भी बाखूबी कर रहा है। कल वहाँ के प्रबंधक साजिद हुसैन व उनकी वाइफ श्रीमती तबस्सुम के द्वारा एक बहुत ही भव्य और रंगारंग और देशभक्ति कार्यक्रमों से परिपूर्ण एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें वहाँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रभात ध्यानी जी, श्री मनमोहन अग्रवाल जी, श्री मुनीश कुमार जी और मुझे डॉक्टर जफर सैफी को अंगवस्त्र शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न तरह के नाटक और इस गीत संगीत के जरिए दर्शकों से बहुत वाहवाही लूटी और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति और जो है अभिभावक मौजूद रहे। खबर उत्तराखंड से, जहां पे राजनीति में चल रहे उथल पुथल के बीच अब अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा एक भावनात्मक बयान सामने आया। जी हां, उर्मिला सनौर और भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर से जुड़े विवाद के बाद सोशल मीडिया पर अंकिता मामले को लेकर हो रही बयानबाजी से पीड़ित परिवार की पीड़ा को फिर से चर्चा मिला दिया है। इसी क्रम में बता की पौड़ी गढ़वाल से अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी का बयान सामने आया है। सोनी देवी ने कहा कि उन्हें उर्मिला सनौर से उम्मीद है कि उन्होंने इस मामले में जो भी बात सामने रखी है उसके लिए वो आभार जताती हैं। उन्हें साफ कहा कि यदि किसी के पास इस हत्याकांड से जुड़े ठोस सबूत है तो वो है सार्वजनिक बयानबाजी तक सीमित न रखते हुए सीधे अदालत के सामने रखा जाना चाहिए। अंकिता के मां का कहना है कि सिर्फ कोर्ट में सच्चाई सामने आने से ही उनकी बेटी को इंसाफ मिल सकता है। उन्होंने दोहराया कि उनका परिवार आज भी न्याय की राह देख रहा है और हर उस प्रयास का समर्थन करेगा जिससे सच्चाई सामने आ सके। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटे को न्याय मिल सकता है।
भले ही मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की मेरे कोई माँ इस तरह से न रोए। देखो, जैसे परसों 2-3 दिन से हमें सुन रहे हैं कि उर्मिला बहन जो कह रही है कि ऐसा अंकिता भंडारी, बेटिया अंकिता भंडारी के साथ हुआ है। उस दिन से एक तो मेरी मिसेज की बिल्कुल तबीयत ज़्यादा सीरियस हो रखी है, और उर्मिला बहन जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि उसमें कई ऐसे दिग्गज जो नेता हैं वो हकीकत उस हत्याकांड में शामिल थे, और सरकार द्वारा जानबूझ के इस केस को दबाने की कोशिश की। क्यों केस क्यों इसलिए की क्योंकि जानबूझकर जो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो सरकारी वकील नियुक्त किया था जितेंद्र रावत को, उनसे जानबूझकर उनको वहाँ पे नियुक्त किया गया, सरकारी वकील नियुक्त किया था। तो उसी समय हमें लग रहा था कि भाई हमें, जबकि हाई कोर्ट द्वारा ये कहा गया था कि पीड़ित पक्ष के माता पिता अपनी स्वेच्छा के अनुसार सरकारी वकील नियुक्त करेंगे, तो हमें जितेंद्र रावत पे शक था, और अगर हम नहीं जाते तो इस केस को तो कभी रफा दफा कर देते। तो मैं उर्मिला बहन से कहना चाहता हूँ कि अगर ये इसमें पूरी 100% अगर सच्चाई है, तो मैं उर्मिला बहन से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोअर कोर्ट कोर्टदार में जाके जज के मैडम जी के सामने अपने बयान दर्ज करें, और मेरी बिटिया को सही जो अधूरा न्याय है उसको पूरा तरह न्याय दिलाएं, और इन दरिंदों को फांसी की तख्ते पर चढ़ाने का हमारे साथ सहयोग करें। बयान है, कांग्रेस के नेता के द्वारा वार्ता की गई, उसके द्वारा जारी किया गया, और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र कांग्रेस का कुचक्र है। एक ही दिन के अंदर हरिद्वार, उसी दिन केंद्रीय कार्यालय के अंदर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता करना, अगले दिन देहरादून जाकर प्रेस वार्ता करना, ये पिछले 4-5 दिनों से कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में बराबर है। उससे पहले इसने एक बार जिक्र किया था, मुझे कांग्रेस रायपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहती है, राजपुर की विधानसभा रिजर्व है, वो लोग इसके संपर्क में हैं। आप उसकी जांच कराओ, आपको पता लग जाएगा कि किसके कहने के ऊपर ये बोल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय दुष्यंत गौतम जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय महेंद्र भट्ट जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय अपने पुष्कर सिंह धामी जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय यतीश्वरन को और सोम मेरे को बदनाम करने का काम कर रही है। तो अब आपकी डिमांड क्या है, आपकी मांग क्या है, सरकार से क्या मांग? मैंने जो मुकदमे दर्ज कराए हैं उसमें उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो मेरे ब्लैकमेल करती है, जिसकी पुष्टि हो गई है, जो बाकी पुष्टि रहेगी मैं उसकी पुष्टि कराऊंगा, उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, और वो जो फैब्रिकेटेड उसकी ऑडियो है उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए। हरिद्वार और देहरादून में 2 मुकदमे कल आपके खिलाफ भी तो हुए हैं। मैं उसके लिए जांच करें, अगर मैं दोषी होऊंगा तो जेल जाऊंगा, अगर मैं दोषी होऊंगा तो उसमें जेल जाऊंगा। अगर कोई दूसरे रविदासाचार्य भी कल आए थे, वो कह रहे थे कि अब वो उनसे पूछो आप कौन रविदासाचार्य है, कौन है। कल तक मेरे चरणों में पड़ा रहता था, एक ढाबा चलाता खतौली के पास, आज भगवे कपड़े पहन के रविदासाचार्य बन जाएंगे क्या? अभी एक शब्द वो कह रहे थे, जाति जात में जात है जो केलन के पात, रविदास न मानस जुड़ सके, लो ना जात में जात। सुन लो मैं जो कह रहा हूँ गुरु रविदास जी के बारे में, और मिला लेना क्या कह रहे थे, उनको एक शब्द का पता है क्या? उसके शब्द भी अलग हैं और उनके बयान भी अलग है, और उनका दोहा भी अलग है। रविदासाचार्य कहेंगे, अब बदनाम करेंगे समाज को। राठौर जी, आप तो थोड़ी कानून में मानने वाले हैं, जैसे आपने बताया था अभी, तो लेकिन आपने 50 लाख रुपए दे दिए, आप कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अब क्या करूंगा मैं, परेशान हो गया। बच्चों को बचाना, जीवित रखना मेरे बाबू। बार बार जब पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, रोज मेरी ऑडियो वीडियो जारी करती है, तरह तरह के आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने का काम करती है, तो मरता क्या नहीं करता। मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और बेच कर पैसा दिया मैंने। उससे पूछो उसके पास पैसा कहां से आया, लाओ डिटेल निकाल के लाएगी। आप पूर्व विधायक हैं, ऊपर से सरकार आपकी है और आप कानून के पड़े में भी हैं, तब भी आपने 50 लाख रुपए दे दिए। क्या करूं मैं, मजबूरी थी मेरी, बच्चों को बचाना, परिवार को बचाना बाबू, अपनी जान को बचाना। सुसाइड करूं क्या? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता मुझे सुसाइड करने के लिए। अब भी अगर सुनवाई नहीं होती तो आपने कैश कैसे दिया? मैंने निकाल के दिया बैंक से, मैं कह रहा हूँ कैनरा बैंक से निकाल के लाऊं शिवाजी नगर से।
कैश दे के आया हूं। तो सारा मामला पैसे को लेकर है, डिमांड अभी खत्म? अभी डिमांड खत्म नहीं होती, बार बार जब भी नहीं देते। अब कितनी डिमांड करी जा रही है? अब जो भी डिमांड होगी बार बार, जब से मेरी पत्नी यहाँ प्रेस वार्ता करके गई है तब से उन्होंने नया रूप दूसरा ले लिया। मतलब प्रॉपर्टी में भी वो हिस्सा चाह रही है क्या? अब प्रॉपर्टी कैसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा? वो पत्नी मुकेश शर्मा की है। अच्छा, ये जो मुकदमा हुआ है जाहिर से सरकार की मर्जी के बिना तो हुआ नहीं होगा, और एफआईआर की कॉपी में तो आपकी पत्नी लिख रखा सरकारी कागजों पर। किस पे लिखा? एफआईआर की कॉपी किसने लिखा? जो मैं कह रहा यही तो मुझे बड़ा अपने आप से, ये कांग्रेस के नेता प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी मुझे वो तथाकथित पत्नी बोल रहे हैं, वो नहीं जानते कानून को। ये और कांग्रेसी नेता उसको पत्नी कैसे बोल रहे हैं? क्या नहीं जानते मेरी पत्नी प्रेस वार्ता करके गई है? या कोई आपका मीडिया का कोई व्यक्ति ऐसा है जो मेरी पत्नी को नहीं जानता, मेरे बच्चे को नहीं जानता, मेरी बेटी और बेटियों को नहीं जानता? बदनाम करने का काम किया जा रहा है। सारा का सारा दोष कांग्रेस का है, कांग्रेस के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। लेकिन आरती गौड़ का आरोप तो ये उसने जो देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया है वो तो भाजपा की छवि दुगनी करने का आरोप आप पे भी। अरे चलो, मैं कह रहा हूं उसकी जांच कराओ ना। आरती गौड़ क्या करी उसको पढ़ो, उसमें मैं कहीं दोषी नहीं हूं। उन्होंने उर्मिला सनावर ने उसके विरुद्ध जो कार्रवाई की है, उसको जो बदनाम करने का काम किया, आरती गौड़ की छवि को जो खराब करने का काम किया, 2 साल से 3 साल से उसकी छवि को खराब करने का काम किया। एक सम्मानित जिला पंचायत की सदस्य थी, उसको बदनाम करने का काम इस उर्मिला सनावर के द्वारा किया गया। उस देश के अंदर उसने मुकदमा कायम करा है। उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? आपने जो एफिडेविट दिखाया है, उस एफिडेविट को लेकर आप कोर्ट में गए कभी? मुझे जरूरत क्या थी, मैंने दे दिया उससे। बेटी के साथ 2022 में एक अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर आज हमने ये पीसी की है, और जिसमें जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं सुरेश राठौर और उनकी जो दूसरी तथाकथित पत्नी उर्मिला सनावर है, उनके बीच की वार्तालाप की एक ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें सुरेश राठौर ने उर्मिला सनावर से कहा कि दुष्यंत गौतम जो प्रदेश प्रभारी है, वो जो भाजपा नेता के बेटे का, विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का जो रिजॉर्ट था, उसमें विशेष सेवाएं लेने जाते थे, और जिस दिन उसकी हत्या हुई अंकिता भंडारी की, उस समय दुष्यंत गौतम ही वहां जा रहे थे, और चूंकि अंकिता भंडारी ने वो विशेष सर्विस देने से मना कर दिया, तो वहां के जो पुलकित आर्य थे, वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक, उन्होंने उसकी अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करा दी। और ये एक ऑडियो अभी 1 मिनट कुछ सेकंड की है। अभी आपके सामने जो उर्मिला सनावर जी हैं, बहुत जल्द वो जो 32 मिनट की है उसमें बड़े बड़े नामों के खुलासे हैं। आज ही सुबह मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने जो जो चीजें बताई मैं आपके सामने नहीं बता सकता। उसमें बड़े बड़े खुलासे हैं, बड़े बड़े नामों के खुलासे हैं, जिससे उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आने की संभावना है। और हमारा कहना है कि भाजपा और संघ के नेताओं के, जो भाजपा नेता के बेटे का रिजॉर्ट था, वो एक अय्यासी का अड्डा बना हुआ है, और वहां भाजपा और संघ के नेता रंगरलिया और अय्यासी मनाने ही वहां जाते थे। और उस ऑडियो में जो खुलासा हुआ है, वो जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं श्री दुष्यंत गौतम, उनका वो वीआईपी है उसके, जिसको अंकिता बेटी ने हमारी स्पेशल सर्विस देने से मना कर दिया, जिसके कारण उसकी जो पुलकित आर्य और उसके साथियों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। क्या मांग है? अब हमारी सरकार से मांग है कि शीघ्र ही उस वीआईपी दुष्यंत गौतम के खिलाफ को भी उस जांच में शामिल किया जाए, और उसके साथ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो पुलकित और उसके साथियों के साथ में हुई है। और जो अंकिता भंडारी का कोर्ट का निर्णय है, इसे रीओपन किया जाए और उसमें जांच में दुष्यंत गौतम को शामिल करते हुए उस जांच को आगे बढ़ाया जाए। पहले तो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए, यह जो हम देख रहे हैं 4-5 दिन से मामला चल रहा है मीडिया में, जो बच्ची इस दुनिया में नहीं है, उस बच्ची की अस्मत्ता को तार तार करने में कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं, जिसमें एक तथाकथित महिला है उर्मिला सनावर, एक पूर्व विधायक है सुरेश राठौर।
सुरेश राठौर पार्टी से भी निष्कासित है और अब ये दोनों एक ही हैं। ये कभी इधर दिखाते हैं कभी इधर दिखाते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक ही हैं। अब इन्होंने एक साफ सुथरी छवि है, सामाजिक चेहरा है, समाज का बड़ा नाम है, तो इनको वो चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं। इन्होंने उस चेहरे को दागदार करने के लिए वो ऑडियो वीडियो में फर्जी नाम ले रहे हैं। अब इनकी जांच हो और जांच हो, इन पर मुकदमा लिख के तत्काल प्रभाव से जेल भेजे जाए दोनों। FIR करेंगे उन लोगों के खिलाफ। पीड़ित परिवार से मिलकर हम 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता अपने आप से करेंगे और बच्ची की आत्मा की शांति के लिए 10 जनवरी को हम हर की पौड़ी पे यज्ञ करेंगे और उसमें हम जितने हमारे संत जन हैं, करीब करीब जो मुख्य संत हरिद्वार से हैं, बाहर से भी संत आएंगे और उसमें 1100 आदमियों को खाना हम खिलाएंगे उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए। जो उनका नाम सरासर मनगढ़ंत आरोप है, उनकी छवि को दागदार करने के लिए लोग लगे हैं। खुद की तो कोई छवि नहीं है, दूसरे की छवि को दागदार करने के लिए लोग लगे। खबर रुड़की से, जहां पे नारसन स्थित भाजपा कार्यालय के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर आज भाजपा नेता करतार सिंह भंडारा के कार्यक्रम पर आपको धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के अलावा सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारी संख्या में युवा बुजुर्ग महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान करतार सिंह भंडारा ने 101 पॉड का केक काटकर आपको सभी लोगों में वितरित किया और करतार सिंह भंडारा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक कुशल नेता के साथ साथ बड़े कवि भी थे, जिसको लेकर आज उनकी याद में एक कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। साथ ही 101वीं जयंती पर 101 पौंडे का केक भी काटा गया। संदेश तो तुम दोगे, मैं थोड़ा ही दूंगा संदेश, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि भी थे, इसलिए आज हमने कवि सम्मेलन भी कराया और उनको श्रद्धांजलि भी दी और जन्मदिन तो बनाया ही बनाया। और मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा मुझे जब तक भी जिंदा रखे, मेरे से ये जन्मदिन बढ़ चढ़ के मना। अच्छे व्यक्तित्व थे 2027 ऐसा है, मैं पहले भी, क्योंकि मेरे भाई हो तुम सदा बुद्धिजीवी हो, मेरे से ज़्यादा जानते हो, मैं ज़्यादा अलग से कोई अच्छी नहीं है, लेकिन लोगों का प्यार मुझे चाहिए। वो लोग मुझे जिस तरह से प्यार करते हैं ना, मेरे पास ना कोई शब्द है ना कोई काम है कि जिसे मैं उनके लिए कर जाऊँ। और जो भी मेरे जीवन में जो मैं कर पाऊँगा तो मैं समझूंगा मेरा जन्म सफल। ऐसा मैं यहाँ पे साथ में आया और साथ में 8,000 लोग, तो जब मैं फरीदाबाद ही रहता था वहीं मिलने गए, तब वो मुझे यहाँ लेके आए। उस बार मेरा टिकट कट गया। तो ये प्यार तो इनका है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। और इनका जन्म जन्म का कोई कर्जा है जिसे मैंने उतारना है और उतार के जाना है, क्योंकि अगर उतारे बगैर चला गया तो फिर आना पड़ेगा और दोबारा मैं आना नहीं चाहता कि कर्ज चुका के जाऊँ और फिर इस दुनिया में। खबर हरिद्वार से, जहां पर रोशानाबाद वंदना कटारिया स्टेडियम में खेल का शुभारंभ सांसद त्रिवेदी सिंह रावत और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी के दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों को संबोधित कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। सांसद त्रिवेदी सिंह रावत ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव गाँव-गाँव की खेल प्रतियोगिताओं को पहचान देने की सशक्त माध्यम बन रहा है और यह फिट इंडिया स्पोर्ट्स इंडिया के संकल्प को मजबूत करता है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों में आगे बढ़ने का आह्वान किया और बालिकाओं को शानदार प्रदर्शन के लिए भी आपको बता दें की सराहना की। समापन अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिता को विजेता और उप विजेता टीमों में मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अधिकतम अंक अर्जित कर अपराधी खानपुर विधानसभा प्रतियोगिता में ट्रॉफी अपने नाम की और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी हुई और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी एक विजन है, उनकी सोच है कि खेलों में अधिकतम लोग प्रतिभाग करें, और जब अधिकतम लोग प्रतिभाग करेंगे तो उसमें से नई नई प्रतिभाएँ उभर कर सामने आएंगी। और अभी वो अपने गांव के लिए खेलेंगे, अपने ब्लॉक के लिए खेलेंगे, आने वाले समय में वो तिरंगे के लिए खेलें, देश के लिए खेलें। और ये तभी सफल हो सकता है जब हम आम आदमी को, आम खिलाड़ी को खेलने का मौका दें। इससे हमारी प्रतिभाओं का विकास भी होगा और प्रतिभाएं निखरेंगी। खबर कानपुर से, जहां पे बता दें कि नगर में अवैध जुआ के विरोध बड़ी कार्रवाई हुई। जी हां, थाना बादशाह हिनका पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान के जुआ खेलते हुए 9 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। मौके से बता दें कि 1,04,000 नकद और 9 मोबाइल और ताश की गड्डियां बरामद की गई। अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी अंजलि विश्वकर्मा द्वारा यहाँ से 1,04,000 रुपए बरामद हुए हैं, 9 मोबाइल और 2 ताश की टीम और क्राइम ब्रांच। क्या कुछ उद्देश्य है? 24 दिसंबर की रात को एसीपी कैंट के लीडरशिप में ईस्ट की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक जुए के गैंग को पकड़ा है। हरवंश महल क्षेत्र से मकान 50/179 में ये लोग खेल रहे थे। यहाँ से 1,04,000 रुपए बरामद हुए हैं, 9 मोबाइल और 2 ताश की गड्डी बरामद हुई है। इसमें 9 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और वहाँ क्राइम सीन से 10 अभियुक्त फरार है, जिसमें इस जुए का सरगना भी है जिसका नाम मासूम है। किस तरीके से टीम गठित की गई थी? क्या कुछ शिकायतें आ रही थी? हम लोग को काफ़ी दिनों से गोपनीय सूचना मिल रही थी कि हरवंश महल और बादशाही नाका क्षेत्र में जुआ चल रहा है, तो हम लोगों ने सर्विलांस किया। इनफैक्ट 24 की रात को लगभग 3 घंटे ठंड में टीम ने बैठ के लोगों को ट्रैक किया। जब रेड पड़ी तो काफ़ी लोग इधर उधर भागे और पकड़ के 2 घंटे में काफ़ी लोगों को रिकवर किया गया। कुछ क्या आपराधिक इतिहास मिला जो पकड़े गए? आपराधिक इतिहास की जाँच की जा रही है। बरामदगी है 1,04,000 रुपए, 9 मोबाइल्स और 2 ताश की गड्डी। आगे इन पर क्या कार्रवाई होगी? इनको हम लोग आपराधिक इतिहास जैसे ही मिलेगा हम इनको गैंगस्टर की तरफ भी ले जाने की कोशिश करेंगे, इनका गुंडा करेंगे और 110 जी की कार्रवाई भी। क्या कुछ उद्देश्य है? खबर सोनभद्र से, जहां पे वृद्धाश्रम में बुजुर्ग से संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर की आत्महत्या। जी हां, घटना से वृद्धाश्रम बुजुर्गों के बीच मचा हड़कंप। फांसी के फंदे से लटका देख वृद्धाश्रम के केयरटेकर ने पुलिस को दी सूचना पे मौके पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और बता दें कि संघन जांच के जुटाए आवश्यक साक्ष्य। मृतक राम जियावन अपनी पत्नी के साथ कई वर्षों से वृद्धाश्रम में रह रहे थे और वहीं अपने जीवन गुजार रहे थे। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी स्थित वृद्धाश्रम में 65 वर्षीय राम जियावन का मिला शव। क्या नाम है आपका? जेल भेजवा का क्या नाम बा आपका? घर को क्या देखिए क्या नाम है? क्या देखिए आप? मैं ये देखी बाबू, नहाने वहाने के बाद पहले आई, पानी ले गई तो नहीं देखी क्योंकि मुनार था। जब जानी तो देखी तो बस दक्षिणे मुहे वो लटके हुए उस सफेद धोती में लटके थे तो मैं डर गई, भागी पीछे। आप देखी? हाँ। तो इसकी सूचना दी किसको आप पहले? मैं सूचना नहीं बाबू, धीरे धीरे सभी लोग जाने गए कि वो तो अरे बाप रे बाप वो मर गया तो इसे फांसी लगाए हुए थे? फांसी लगाए हुए थे इसमें? हाँ, फांसी लगा था, अपने हाथ को फांसी लगाया बाबू। अब सोई रात में इसको कौन देखे, जहाँ का ये है वहाँ हमारी लड़की की शादी। कितने बजे रात में हुआ? रात अब ये मैं नहीं देखती बाबू, 4 बजे भोर में उठी। अब रात भर तो मैं कमरे नहीं खोली तो किसको देखे बाबू। क्या इनको क्या कोई दिक्कत थी या कुछ परेशानी थी? बाबू ये मैं नहीं जानती। उठता था, मैं सुबह उठती फूल लेने के लिए। सामान्य थे, नॉर्मल? ये लोग झाड़ू लगाते, एक और गोरे गोरे हैं, एक झाड़ू लगाते थे तो खट खुट कुर्सियाँ बोलती रहती हूँ जागते, लेकिन सोचती हूँ कि और कोई उठ जाए तब तो उठे। ये लोग जब झाड़ू लगाते हैं, गेट खोलते हैं तो मैं जाती हूँ, वहाँ कनैल का फूल है, पेड़ है, वहाँ से ले आती हूँ 2-4 ठे। तो जो कुछ है सब परमात्मा का है बाबू। यहाँ परदेश में क्या है मेरे पास, हम का देंगे।
प्रभु की। सही बात है। तो क्यों लगा लेकिन ली, मन को शांति, काहे लगा ली, कोई पता नहीं चला क्यों फांसी लगाई? बाबू इसी जगह हूँ, न कोई लड़ाई झगड़ा हुई होती। इनकी पत्नी रहती है, इनकी मामी रहती हैं यहाँ पर। स्वस्थ थे? स्वस्थ थे? स्वस्थ थे नहीं भैया, अब ये बता रहे हैं कि तुझ करते थे कभी कभी ते झोरा झंटा लेके चल जाते भागते पड़ते। अब कैसा इनका दिमाग, हमसे तो प्रेम से बोलते तो हम यही जान रही हूँ कि बाबू अच्छा आदमी है। सुबह सर एक घटना हो गई यहाँ पे, एक बुजुर्ग में फांसी लगाने की बात सामने आ रही, क्या घटनाक्रम है? ये यहाँ पे राम जी बुजुर्ग थे, यहाँ पे रहते थे, अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी सराहज भी यहीं पे रहती थी। जैसा कि हमें जानकारी सवेरे 9:07 पे संचालक द्वारा दी गई, सर ऐसे वृद्धाश्रम घटना हो गई है। मैंने तत्काल जो है पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहा और मैंने भी सर सीओ सर से और डीएम सर से बात की। उसके बाद यहाँ पे जानकारी मिली कि यहाँ पे बुजुर्ग ने बाथरूम में फांसी लगा ली, लेकिन फांसी के बाद इसका बॉडी जो है लोग उतार लिए थे। पुलिस आई है, पुलिस कार्रवाई वगैरह कर रही है। इसके बाद इसका पीएम वगैरह करा करके आगे जो भी है शासन की दिशा निर्देशों क्रम में आगे क्या इनका अंत्येष्टि वगैरह अन्य कार्रवाई की जाएगी। कारण पता चला सर क्या कारण था इसके? अब यहाँ पे भी बुजुर्ग लोग बता रहे हैं कि थोड़ा सा ये मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान रहते थे और बाकी यहाँ पे ही रह रहे थे। अब यहाँ पे वृद्ध जो रहता है ना, कोई न कोई पारिवारिक तो रहता तभी यहाँ रहता है, तो कुछ न कुछ तो इनको दिक्कतें होती ही हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं की जाती हैं और कारण ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है, ना पत्नी ही बता रही है। खबर सोनभद्र से, जहां पे गैंगस्टर के आरोपी ने बता दें कि नाबालिग से किया दुष्कर्म। जी हां, आरोपी 5 दिन तक देता रहा चुपचाप धमकी और वह हिम्मत करके परिजनों की स्टोरी के साथ थाने पहुंचे। पुलिस को दी तहरीर। घटना बीते 19 दिसंबर की शाम की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी एक विशेष समुदाय का बताया जा रहा व्यक्ति। पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुटी हुई है और वही ओबरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है पूरी घटना। खबर उन्नाव से, जहां पे कड़कड़ाती ठंड में एक्शन में पूर्वा तहसील प्रशासन। जी हां, एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव अधिकारियों के संग निकले फील्ड पे। वही तहसील क्षेत्र में घर घर जाकर जरूरतमंदों को उठाए गर्म कंबल। वही ठिठुरती ठंड में प्रशासन की मदद से गरीबों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। कंबल वितरण के बाद अधिकारियों ने रैन बसेरों का किया औचक निरीक्षण। रैन बसेरों में ठहरने की व्यवस्था और सुविधाओं की बारीकी से लिया गया जायजा। कमियों को तुरंत दूर करने के लिए युवक को दिए निर्देश और वहीं किसी भी अवैधिक यात्री या निराश्रित को ना हो परेशानी, इसके लिए रैन बसेरा तक छोड़ने के लिए भी ई रिक्शा की कराई जा रही है व्यवस्थाएं। वहीं नायब तहसीलदार नीरज चतुर्वेदी, बीडीओ डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव और सभासद वेद प्रकाश त्रिवेदी और लेखपाल दिनेश पटेल भी मौजूद रहे। पूर्वा तहसील नगर पंचायत पूर्वा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हमारे यहाँ तहसील स्तर पे तहसील प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर एक तो हमारे यहाँ तहसील स्तर पे, तीनों ब्लॉक के स्तर पर, दोनों टाउन एरिया के स्तर पर अलग अलग अलाव, कुल 55 जगह अलाव चल रहे हैं। इसके अलावा टाउन एरिया मोरावा में और टाउन एरिया पूर्वा जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर अलग रैन बसेरा की व्यवस्था है और दोनों ही टाउन एरिया में ई रिक्शा या गाड़ी की व्यवस्था है, जिसका मोबाइल नंबर ऑलरेडी हमारी मीडिया में भी सर्कुलेटेड है कि कोई अगर सर्दी से पीड़ित दिखाई पड़ता है तो सूचना देने पर उसको रैन बसेरा तक पहुंचाया जाता है। इन सभी का सही ढंग से कार्यान्वयन हो, इसके लिए हम सभी अधिकारीगण क्षेत्र में रह रहे हैं, निकल रहे हैं और जो सरकार से सरकारी या शासनिक कंबल प्राप्त हुए हैं ये पात्र व्यक्तियों तक पहुँचे, इसका भी भरपूर प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ आज नायब साहब हैं, हमारे बीडीओ साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, पूरी टीम इसी तरह से भ्रमण की स्थिति में कि रात में हम पात्र को ही इसका लाभ दे सकें। सर, ग्रामीण स्तर पर भी इस बार रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है? जी। कहाँ कहाँ की गई है? जो बड़े बड़े ग्राम हैं, जैसे काथा में, असोहा में 3 जगह व्यवस्था है, तो बड़े ग्रामों में ही जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था तो व्यवस्था की गई है। हालांकि वहाँ पर अभी कोई आ नहीं रहा है और पूर्वा में तो मैं कह सकता हूँ कि व्यवस्थाएँ अच्छी हैं और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है।
खबर महोबा से, जहां पर दबंगों की गुंडाई के सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पे कार सवार दबंगों ने रेलवे गेटमैन के साथ बेरहमी से मारपीट की। जबरन रेलवे गेट खुलवाने को लेकर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि घायल गेटमैन की कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत की पचपहरा गाँव के पास बने नॉन इंटरलॉक रेलवे गेट संख्या 426 पर उस समय हड़कंप मच गया जब कार सवार दबंगों ने ड्यूटी पर तैनात रेलवे गेटमैन के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी और यही पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लाडपुर गांव निवासी हरगोविंद कुशवाहा रेलवे गेटमैन के पद पर तैनात हैं और रोज की तरह बीती शाम के समय अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। महोबा स्टेशन से मिले निर्देशों के अनुसार रेलवे गेट बंद था और इसी दौरान एक कार जिसका नंबर UP 65Y7873 बताया जा रहा है वहां पहुंची और कार सवार लोगों ने जबरन गेट खुलवाने का दबाव बनाया, धमकाने लगे। वही गेटमैन ने हरगोविंद सिंह ने नियमों का उल्लंघन देते हुए अधिकारियों से बात कर गेट खोलने की बात कही, लेकिन इससे दबंग और भड़क गए। आरोप है कि उन्होंने गेटमैन की ड्यूटी कक्ष में घुसकर लात घुस्से से बेरहमी से पिटाई की। आपको बता दें करीब 1 मिनट 56 सेकंड की वायरल वीडियो में दबंगों की दबंगई साफ देखी जा सकती है। ग्रामीणों को इकट्ठा होने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित गेटमैन का कहना है कि कार सवार युवक शराब के नशे में थे और उनमें से एक के पास रिवॉल्वर भी था। क्या घटना घटी है यार? ये घटना हम ऑन ड्यूटी गेट पर थे 426 नंबर पचपेरा में, तो गेट बंद था और 4 व्हीलर आई एक है, तो वो ले जबरदस्ती गेट खुलवाने लगे। कह रहे गेट खोलो, तो गाड़ी जलौज करने लगे। तो हमने कहा स्टेशन से नंबर लेने खोल दे रहे गेट, तो नंबर ले पाए, गेट नहीं खोल पाए। वो लोग मारपीट करने लगे एकदम। कौन लोग थे, वो जानते थे? नहीं, अज्ञात हैं। कितने लोग थे? 4 लोग थे। कहाँ से थे, पैदल थे या 4 व्हीलर? नंबर मालूम है? हाँ, नंबर मालूम है। क्या नंबर था? UP 95Y 7873। क्या क्यों मारा आपको, क्या कह रहे थे? वो जबरदस्ती गेट खुलवा रहे थे, गेट खोलिए। शराब के नशे में थे, एक लोग रिवॉल्वर लिए था। अच्छा। तो जान से मारने की धमकी दी, हमको बहुत मारा पीटा है। कहाँ से मारा आपको? ऐसी डंडों से। और ये क्या बोलते हैं कि अभी यहाँ वही 7:30 बजे गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी FIR भी नहीं लिखी गई है थाना कोतवाली। यहीं आपने अपने अधिकारियों को सूचना दी थी? जी, अधिकारियों को सूचना दी है। क्या बोले अधिकारी? कुछ नहीं, यहीं आए हैं साथ में। खबर अमरोहा से, जहां पे भारत सरकार द्वारा आपको गुम खोए हुए मोबाइल की रिकवरी हेतु ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइट बनाया गया, जिसमें गुम खोए और चोरी हुए फोनों का वापस पाया जा सके और उसे दुरुपयोग करने से रोका जा सके। जी हां, आपको बता दें पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद के आदेशानुसार और श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया के निर्देशन में जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल से प्राप्त शिकायतों पर गुम और खोए हुए मोबाइल की बरामदगी हेतु अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत जनपदीय अमरोहा पुलिस वहीं द्वारा अथक प्रयास कर विभिन्न राज्यों और जनपदों में से कुल 250 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक अब बता दें कि आज 25/12/2025 के पुलिस कार्यालय सभागार अमरोहा में बरामद किए गए उक्त सभी 250 मोबाइल फोन को उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। हाँ जी, रमेश पौरारा। फोन कब हुआ था? फोन को 1 साल ज़्यादा होगा। मिल गया? हाँ, मिल गया। कैसा लग रहा है? बढ़िया। हाँ। आपका फ़ोन कब गुमा था? सर अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर कंप्लीट हो गया है और नाउ मिल गया है। मंडी धनोरा स्टेशन रोड एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ PhD। सो मिल गया है। थैंक यू ऑल द मेंबर्स ऑफ क्राइम ब्रांच। एक एप्लीकेशन डाली थी मैंने। थैंक्स टू ऑल, दैट्स ऑल, थैंक यू। नरेश कुमार। और आपका फ़ोन कब गुमा था? 2024 में गुम हुआ था। और कहाँ के रहने वाले हो? भटपुरा सकेनिया के रहने वाले हैं सर। अब आपको कैसा लग रहा है आपका फ़ोन पाकर? ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। पुलिस विभाग की सहायता से हमारा मोबाइल प्राप्त हुआ है। हम पुलिस विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सिंह है, गांव रायपुर शहजादपुर जो है ब्लॉक में पड़ता, थाना रजतपुर। अरे कितने दिन पहले मोबाइल खोया था आपका? ये लगभग 5-6 महीने हुए जब खोया गया था मेरा अमरोहा में। तो आज पुलिस ने आपका मोबाइल बरामद किया? पुलिस ने हमारा बरामद करा। मैं इनका बार बार धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। पुलिस पार्टी ने और SP साहब ने हमें यहाँ पे बुलाकर हमारा मोबाइल दिया बड़े सम्मान से।
और मैं इनका बार बार फिर धन्यवाद करता हूँ, सभी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आज जनपद अमरोहा में साइबर सेल एवं जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 250 मोबाइल बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 52 लाख रुपए है, जो आज इनके ओरिजिनल ओनर्स को रिटर्न किया गया। भारत सरकार द्वारा एक CEIR पोर्टल बनाया गया है, जिसकी मदद से ये मोबाइल बरामद किए गए और सुपुर्द किए गए इनके ओरिजिनल ओनर्स को। मैं लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आपका कभी मोबाइल खो जाए या चोरी हो जाए तो आप तुरंत CEIR पोर्टल पे इसकी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं या अपने स्थानीय थाने को भी बता सकते हैं। और इस तरह के खोए मोबाइल या चोरी हुए मोबाइल की लगातार पुलिस जानकारी करती है, ट्रैक करके उनको बरामद करके ओनर्स को रिटर्न करती है। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मेरी तरफ से सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। कितने रुपए की कीमत के सर फ़ोन होंगे? ये आज 250 मोबाइल बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 52 लाख रुपए है। ये सर जनपद के ही थे या अन्य जनपदों के भी लोग यहाँ पर पहुँचे थे? इसमें हमारे जनपद से जो मोबाइल खोए हुए थे या आसपास के उस समय जो जनपद में लोग आए थे और यहाँ से खोए हुए थे, उन लोगों ने रिपोर्ट किया था। इसमें 2-2 साल पुराने भी मोबाइल बरामद किए गए, जो लोगों को आज रिटर्न किए गए। लोगों ने इस कार्य के लिए काफ़ी प्रशंसा करी है। खबर मथुरा से, जहां पे बांके बिहारी मंदिर में सेवायतों के राहत और गेट नंबर 5 से अब 20 यजमानों को ले जा सकेंगे। जी आपको बता दें कि वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर सेवायतों को बड़ी राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च अधिकारी प्राप्त प्रबंधन समिति के बुधवार को ही बैठक में निर्णय लिया गया कि अब सेवायत अपनी साथ गेट नंबर 5 से 20 यजमानों को दर्शन के लिए ले जा सकेंगे। इससे पहले समिति द्वारा केवल 5 यजमानों को ही साथ ले जाने की अनुमति दी गई थी, जिसका सेवायतों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। सेवायतों के विरोध और नए वर्ष में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए समिति ने यह निर्णय लिया है। आपको बता दें कि शहीद लक्ष्मण स्मारक भवन स्थित समिति कार्यालय में शाम 5 बजे से शुरू हुई बैठक की अध्यक्षता सेनावृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार ने की। बैठक की समिति ने सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी और सेवायत प्रतिनिधि मौजूद रहे और वही अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि बैठक में नए वर्ष और वर्ष के अंतिम सप्ताह में श्रद्धालुओं की संख्या में हो रही निरंतर वृद्धि के ध्यान में रखते हुए दर्शन की व्यवस्थाएं अधिक सुलभ और सुरक्षित बनाने के विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में पदाधिकारी भिंग प्रसाद प्रायोजित करने के निधि, वन राज्य मंत्री के ललित कुंड को वर्षा जल संरक्षण के लिए उपयोग करने तथा IIT रुड़की की रिपोर्ट पर चर्चा के प्रस्ताव रखे गए। हालांकि वर्तमान में SIR के कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था को देखते हुए इन विषयों पर अलग बैठक और चर्चा करने के लिए निर्णय लिया गया। अध्यक्ष ने कहा कि सेवायतों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर रीट की जिन व्यवस्थाओं में छूट की मांग की गई है, उस पर समिति अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखेगी। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई अहम निर्णय लिया गया। क्रिसमस डे और नए वर्ष के मद्देनजर अपनी पद्धति के परिसर और आसपास अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। इसके साथ ही पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखने और चिकित्सीय दल के प्राथमिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और आपात स्थिति को निपटने की तैयारी को भी सहमति बनी। अब बता दें ठाकुर जी तथा प्रसाद पहुंचाने की व्यवस्था और बेहतर बनाने की योजना पर भी काम शुरू किया गया है। सेवायतों के यजमानों के साथ दर्शन कराने के साथ साथ आम श्रद्धालुओं को भी व्यवस्थित और सुचारू दर्शन मिले, इसके लिए गोस्वामी समाज से सहयोग से अपील की गई और गोस्वामी सदस्यों ने व्यवस्था में पूर्ण सहयोग के भरोसा भी दिलाया है। सेवायत पर परिवार की महिलाओं द्वारा जगमोहन में दर्शन की मांग और श्रद्धालुओं द्वारा देहरी पूजन पर रोक जुड़े मामले पर अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि ये दोनों विषय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और इन पर अंतिम निर्णय न्यायालय के आदेश के बाद ही लिया जाएगा। अभी चूंकि 10 दिन पहले ही 8 दिन पहले बैठक हुई थी, तो उसमें जो चीजें तय हुई थी उनका ही पुनर्विचारण था और उनको पुनर्विचारित किया गया। और चूंकि अभी SIR का प्रक्रिया देखिए इतनी लास्ट स्टेज पे है, क्योंकि सारे प्रशासनिक अधिकारी, सारे लोग जो हैं उसमें बहुत व्यस्त चल रहे हैं, आप लोगों को पता ही है इस समय। तो मुख्य रूप से जो बातें हुई हैं उसमें पिछली मीटिंग से ही रिलेटेड सब बातें रही हैं और कुछ ऐसी बातें थी जिन पर न पिछली बार हम लोगों ने विचार किया ज्यादा है, क्योंकि पता चल गया था उसी दिन की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख एक रिट याचिका योजित की गई है, जिस संदर्भ में चूंकि उस समय कोई हम लोगों को पता नहीं था कि उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख योजित रिट याचिका में क्या विषय है, क्या प्रेयर है। लेकिन अंततोगत्वा ये पाया गया कि जो भी उसमें रिलीफ मांगी गई है पक्ष द्वारा प्रार्थी द्वारा, उसी से संबंधित हम लोगों का अपना जो पक्ष है वो हम लोग रखेंगे
और मुख्य रूप से यही चर्चा हुई कि जो अब कल से या आज से ही आप लोग जान रहे हैं विगत एक सप्ताह से किस द्रुत गति से श्रद्धालु दर्शनार्थी ठाकुर जी की सेवा में और उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो उनकी ही मुख्य रूप से कैसे उनकी व्यवस्था की जाए और उन्हें सुगम दर्शन प्राप्त हो सके, इस पे ही आज बहुत विस्तार से चर्चा हुई। और गोस्वामी बंधुओं ने भी हम लोगों को काफी आश्वासन मिला, क्योंकि वो भी मेंबर हैं, हम लोग भी उसी कमेटी में हैं। उनके द्वारा ये बताया गया कि वो भी अपनी तरफ से यथासंभव जो भी ज्यादा से ज्यादा समय दर्शनार्थियों के लिए जो भी उपयुक्त होगा वो प्रयास करेंगे और दर्शन करने की प्रथा को और अच्छे से नियमित करेंगे। कुछ जो उनके गोस्वामियों के और जो आते हैं जजमान, उन लोगों के लिए भी उनकी उस विषय पे भी चर्चा हुई, तो उनसे कहा गया कि आप लोग उनकी भी व्यवस्था देखिए। हम लोगों ने उनसे यही कहा कि भाई आप उनको भी दर्शन कराइए, साथ साथ जो साधारण दर्शनार्थी इतनी दूर दूर से आते हैं उनकी दर्शन की प्रक्रिया को भी नियमित करिए और छोटी छोटी विषयों पर चर्चा न कर हम लोगों के द्वारा जो व्यवस्था जनहित में साधारण दर्शनार्थियों के लिए की जा रही है उसमें सहयोग करें, और उन्होंने आश्वस्त किया है। बाकी और विषय थे, लॉ एंड ऑर्डर का और विषय थे, वो सब चीजें आप लोगों को पता है किस तरह से चल रही हैं। कुछ सुरक्षा से संबंधित थे विषय, उसमें हम लोगों ने सुरक्षा कर्मचारियों को थोड़ा बढ़ा दिया है, जिससे कि ये अभी से लेकर और 10-12 दिन तक जो भीड़ का वो रहेगा उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। अब पानी पीने की व्यवस्था, वहां पर जो मेडिकल टीम रहती है उनके लिए कुछ प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनकी व्यवस्था, क्योंकि इस समय ठंड का समय है तो वो भी एक इशू है कि उन लोगों के लिए इस शीतल समय में क्या हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके सेवा में और अच्छे से वो दर्शनार्थियों के लिए सेवा दे सकें। मुख्य रूप से यही है। और बाकी चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख विषय लंबित है तो उस पर कोई विचार नहीं हुआ और न विचार किया गया न करा जाएगा जब तक कि याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख लंबित है। और यही सभी लोगों से अपेक्षा, आप लोगों से भी, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए और वो आदेश निश्चित रूप से दर्शनार्थियों के लिए ही सुगम दर्शन और बिहारी जी की सेवा में उनके द्वारा किए जाने वाले जब जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है वो किया जाएगा। गोस्वामी बंधु भी उसमें सहयोग करेंगे जैसा उन्होंने आश्वस्त किया है। अभी उस पर चर्चा नहीं की क्योंकि वो देखिए विषय आगे के लिए है, अभी उसको पोस्टपोन किया गया है। अब वो उप समिति है, वो अपना काम करेगी जैसा उचित होगा। वो सब देखिए, ये प्राथमिक हम लोग का जो उद्देश्य है वो दर्शनार्थियों की मैनेजमेंट का, मंदिर के प्रबंधन का। मंदिर बाहर से बहुत ही, आप लोग भी देखते हैं कितने सालों से उसकी सफाई नहीं हुई है, गंदगी है, लोग दिए जला देते हैं और वहां पर बहुत नीचे भी फर्श में भी बहुत गंदगी रहती है। इन सब पे सुधार करने की आवश्यकता है, उस पर विचार किया गया। भगवान को कैसे प्रसाद भगवान तक पहुंच पाए, लोग भगवान को प्रसाद देखिए कैसे चढ़ाते हैं, आप लोग सब साथ स्वयं देखते हैं। तो ये सब प्रबंधन की बात है कि उसमें नीचे गिरता है, पैरों से कुचला जाता है, मालाएं गिरती हैं, कुचली जाती हैं। इन सब पे विशेष रूप से हम लोग का फोकस है। और चूंकि बाकी चीजें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ही दिशा निर्देश देने हैं, रिट में भी अन्यथा भी, तो हम लोग उसका अभी इंतजार करेंगे और उनके निर्णय आदेश जो भी होगा उसका अनुपालन करने के लिए अगली मीटिंग तक संभवतः वो आदेश आ जाएगा। नहीं भी तो जब भी वो आएगा तब तक के लिए हम लोग उस पर विचार करने के लिए कोई भी विषय पर उसमें कहीं भी कोई अभी आप लोगों से उस पर कोई चर्चा भी नहीं कर सकते, न चर्चा हुई है। थैंक यू। जय हिंद। वो सब ये विषय जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख ही, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा उसमें जो भी वो आदेश करेंगे वो सबके ऊपर है। लैंड, लॉ ऑफ द लैंड होती है,
वो पूरे विश्व पे, पूरे देश पे लागू होगा। वो हमारे ऊपर भी है, आप सभी दर्शनार्थियों पे, गोस्वामी बंधुओं पे, सारे वृंदावन वासियों पे, मथुरा वासियों पे, सारे देश के ऊपर लागू होगा। हम लोग उसका वी आर अवेटिंग फॉर दैट ऑर्डर। नहीं, जगमोहन से दर्शन का अभी जो चल रहा है, जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है, वही व्यवस्था चलेगी जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश नहीं। अभी कई सब कुछ सर्वोच्च न्यायालय से ही आदेश पर ही निर्भर रहेगा। कोई बदलाव नहीं, जैसा है वैसा है। बस व्यवस्था में ये बदलाव है क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ रही है। आप लोग भी देख रहे हैं बिहारी जी के यहाँ कितनी ज्यादा संख्या भीड़, तो संख्या भीड़ को देखते हुए प्रबंधन का कुछ करा गया है कि थोड़ा सा सुरक्षा कर्मी, और ये कहा गया है कि भाई इसमें पूर्व सेना के जो अच्छे अफसर होते हैं या अच्छे वहां से सैनिक होते हैं, उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए जिससे कि व्यवस्था सुचारू रूप से होए और गेट नंबर 5 से भी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए और आने वाले समय में दर्शन सबसे अच्छे तरह से भगवान के सभी लोगों को मिले, ऐसी ही मनोकामना है। यही प्रबंधन करने का आज पूरी चर्चा का विषय था। थैंक यू। अभी कोई विषय पे नहीं, किसी विषय पे कोई चर्चा नहीं। जितना अभी आपको हमने बताया है बस उसी पर। खबर चंदौली से, जहां पे डीडीयू रेलवे के कार्यशैली पर खड़ा हुआ बड़ा सवाल। जी हां, आपको बता दें कि दिलदार नगर रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में शराब का जखीरा बरामद हुआ। पटना सुपरफास्ट और वीकली एक्सप्रेस पे बरामद हुई अवैध शराब। स्पेशल मेमो पर दिलदार नगर में रोकी गई ट्रेन। वहीं आपको बता दें कि S3 कोच के शौचालय पर जनरेटर कार में छुपाई गई थी अवैध शराब। बड़ा सवाल, शराब के खेप ट्रेन में कहां से चढ़ाई गई और कहां भेजी जा रही थी। डीडीयू जंक्शन के ताबड़तोड़ आ रहे हैं शराब तस्करी के मामले में। वही ट्रेन संख्या बता दें कि 2297 से हुई थी बरामद। डीडीयू जंक्शन ट्रेन से पटना जंक्शन पर था अलग स्टॉपेज और वही रेलवे अधिकारी सभी पहलुओं की गहनता से कर रही है जांच। खबर हरदोई से, जहां पे विश्व हिंदू परिषद संगठन और बजरंग दल के संगठनों के युवा कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जय श्री राम के किनारे लगाते हुए सड़कों पर पुतला फूट कर की सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हुए आक्रोशित होकर विरोध जागरूक किया। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष शुभम वाजपेयी के नेतृत्व में बांग्लादेश से घटनाक्रम को लेकर नगर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा बांग्लादेश के प्रतीकात्मक पुतला लाया गया और उसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हुए विरोध प्रकट किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों और मानवाधिकार उल्लंघन के प्रति सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान आकर्षित करना रहा। वहीं नगर अध्यक्ष बता दें कि शुभम वाजपेयी ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के साथ हो रही घटनाओं का अत्यंत चिंताजनक है। विश्व हिंदू परिषद ऐसे भी किसी भी अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाती रहेंगी। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि वह इस मुद्दे पर कूटनीतिक स्तर पर सख्त रुख अपनाए और पीड़ित हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी ठोस कदम उठाए। कार्यक्रम के दौरान हिंदू समाज एकजुट हो जैसे नारे लगाए गए और कार्यकर्ताओं में एक स्वर में बांग्लादेश के शांति सुरक्षा न्याय की मांग करते हुए नगर में आयोजन शांतिपूर्ण तथा प्रशासन के पूर्व सूचना देकर नियमों का पालन किया गया। स्थानीय लोगों को भी इस विरोध में सहभागिता देने को मिला और विश्व हिंदू परिषद के स्पष्ट किया गया कि उनका संघर्ष मान्यता धर्म न्याय के पक्ष में हो और ये आवाज आगे भी निरंतर उठाई जाएगी। जैसे यूपी के योगी सरकार दंगाइयों के बर्दाश्त नहीं करते वैसे ही बंगाल में भाजपा का परचम लहराएगा और वहां भी हिंदुओं का समर्थन करते हुए दंगाइयों को खदेड़ने का काम करेंगे। ममता बनर्जी सरकार होने के बावजूद हिंदुओं पर जुल्म होना एक पूरे भारत को गलत संदेश जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद संगठन के नगर अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ताओं अध्यक्षता मौजूद रहे।
खबर सोनभद्र से, यहाँ पे शिक्षकों की लंबित अवैध की मांगों को लेकर बीएसएस से मिला राष्ट्रीय साक्षर महासंघ प्रतिनिधिमंडल। जी हां, शिक्षकों को शिक्षा मित्रों से जुड़ी लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रीय साक्षर महासंघ सोनभद्र का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष अशोक कुमार त्रिपाठी, जिला महामंत्री इंदु प्रकाश सिंह तथा जिला मीडिया प्रभारी सौरभ कार्तिकेय श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिला। प्रतिनिधिमंडल से चयन वेतन शीघ्र जारी किए जाने पर शिक्षा मित्रों की समय योजना और स्थानांतरण से जुड़े विषयों पर विचार से चर्चा की। वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष ने चयन वेतनमान से सूची अब तक जिला स्तर से जारी न होने से असंतोष व्यक्त किया। साथ ही कुछ विकास खंडों में सभी कार्यरत शिक्षा मित्रों से आवेदन मंगाए जाने के मामले में उठते हुए असंगत बताया। जिला महामंत्री इंदु प्रकाश सिंह ने यह सवाल अवगत कराया कि कुछ स्थानों पर चयन वेतनमान के लिए ऑफलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, जबकि प्रक्रिया ऑनलाइन की निर्धारित की। इस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडे से स्पष्ट किया गया कि चयन वेतनमान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और उन्होंने बताया कि पत्रावलियों से निस्तारण में जिला स्तर पर तकनीकी दिक्कतों के सामने आए हैं, जिसके समाधान के लिए शासन स्तर पर मार्गदर्शन मांगा गया है। समस्या के शीघ्र समाधान के बाद सूची जारी कर दी जाएगी। शिक्षा मित्रों के आवेदन के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से लिया जाना है जो कि स्थानांतरण चाहते। प्रतिनिधिमंडल कड़ाके की ठंड और शीतलहर से चलते जनपद के शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को भी राहत दिए जाने के विषय उठाया गया है, जिस पर बीएसएस द्वारा सकारात्मक रुख दिखाया गया है। आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र से मिलकर के अभी तक जनपद में चयन वेतनमान की सूची न जारी करने पर गंभीर चिंता जताई। साथ ही शिक्षा मित्रों के समायोजन के संबंध में भ्रामक खबर निकलने की अलग अलग ब्लॉकों में उस पर भी बीएसए महोदय से वार्ता की गई और शीघ्र ही बीएसए से कहा गया कि जो छुट्टियों के दिन में, अवकाश के दिन में काम ले रहे शिक्षकों से उसका प्रतिकर अवकाश उनको अवश्य ही मिले, तभी हमारे शिक्षक काम करेंगे छुट्टियों के दिन में, अन्यथा वो भी अपना अवकाश अन्य कर्मचारियों की तरह मनाएंगे। साथ ही शीतकालीन सर्द हवाओं को देखते हुए उनसे यह मांग की गई कि आगे से ठंडियों में शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी अवकाश दिया जाए, क्योंकि वह भी मानव हैं और उनको भी वातावरणीय दशाओं का सामना करना पड़ता है स्कूल से आने जाने में। धन्यवाद। खबर सीतापुर से, जहां पे आम के पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिला। जी हां, खेत में शव देख ग्रामीणों में मचा हड़कंप। मृतक की पहचान प्रमोद 30 वर्ष पुत्र श्रीधर निवासी बासवानपुर। मौके से पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम में जुटाए साक्ष्य। वही पुलिस जांच में जुटी। मौत के कारणों को लगाया जा रहा है पता। जनपद रामपुर कला क्षेत्र के धीरपुर गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर संभल से, जहां पे घर में खड़ी गाड़ी में लगी आग मची अफरा तफरी। जी हां, मामला थाना जूनाबाई क्षेत्र के गांव उगैत के दौथारा हिमाचल का, जहां प्रार्थी ने थाना जूनाबाई तहरीर देते हुए बताया कि उसकी ऑटो कार में लगभग 12 बजे किसी व्यक्ति ने आग लगा दी, जिसके कारण गाड़ी जल गई। जब परिजनों ने कार के लपेटे में देखा तो उनके होश उड़ गए और घर वालों ने डायल 112 पर फोन किया और कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और मौका मुआयना किया। आपको बता दें कि प्रार्थी ने आज थाना में पहुंचकर सारी घटनाक्रम की जानकारी दी और कार्रवाई करने की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? सरियोम नाम है मेरा। आप थाना जुनावी पर आए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है, मेरी गाड़ी में रात में किसी ने आग लगा दी और आग लगा के मेरे घर का गेट बंद कर दिया एंड जहाँ पे रहते थे वहाँ का गेट बंद कर दिया। ठीक है, आग लगा के चले गए। जब घर वालों को पता लगा, आग घर वालों ने बुझाई और बुझाने के बाद मुझे कॉल किया। मैं गुड़गांव था, गुड़गांव से 12 बजे आग लगी थी, 1 बजे मैं गुड़गांव से निकल लिया और गुड़गांव से जल्दी जल्दी फटाक से आके घर पे आया। आते ही फिर 112 पे कॉल किया। 112 पे कॉल करने के बाद पुलिस आई, पुलिस को सारी घटना बताई। बताने के बाद एक तहरीर लेके मैं थाने में आया। थाने में मैंने तहरीर जमा कर दी है। और क्या आश्वासन मिला यहाँ से? आश्वासन ये मिला, एक भेजा था, एक पुलिस के एक वो गए थे और वो बता के आए थे ऐसे ऐसे मैं जल्दी करता हूँ इस चीज पे काम। अच्छा, कब की घटना है ये? ये घटना है आज रात की, आज रात 12 बजे की। कौन सा गाँव है आपका? मेरा गांव है दफ्तरा हिमाचल। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ, ये जो गलत काम किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए।
जो गलत काम, ताकि ये जो मेरे साथ किया है वो इंसान किसी अदर के साथ ना कर सके, किसी अदर व्यक्ति को परेशान ना कर सके, किसी अदर व्यक्ति के साथ कुछ गलत ना हो सके। जो मेरे साथ घटना घटित हुई है, ऐसे व्यक्ति का आप क्या ही समझ सकते हो। अगर गाड़ी में कुछ भी हो जाता, मेरी गाड़ी को जला दिया है, काफी कुछ गाड़ी जल गई है और इंजन भी काफी नुकसान हो गया है मेरा। सारा आगे का इंजन जल गया है और अंदर का भी जल गया है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। खबर बहराइच से, जहां पे आदमखोर तेंदुए का हमला, 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। जी हां, जिला अस्पताल रेफर किया गया। जनपद बहराइच के नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चनैनी में शुक्रवार सुबह आम के बाग में शौच के लिए गए एक ग्रामीण पर हिंसक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। शोर सुनकर उसे बचाने पहुंचे दूसरे ग्रामीण को भी जानवर ने घायल कर दिया। दोनों गंभीर हालत में जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया गया। घायल अपददे की नांगे कश्यप और रामधीरज यादव को पहले निजी अस्पताल, फिर सीएचसी चरदा ले जाया गया और ग्रामीणों को एकत्र होने पर जानवर जंगल की ओर भाग निकला। सूचना पर वन विभाग और पुलिस मौके पहुंची। अपराधी की पगमार्क अपराधी की जांच में हमलावर जानवर तेंदुआ बताया गया। हालांकि ग्रामीण बाघ की मौजूदगी का दावा कर रहे हैं। वन विभाग ने गश्त बढ़ाई है और सतर्कता की अपील की है। गांव में दहशत का माहौल है। खबर चित्रकूट से, जहां पे जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जम्मिल गांव के अपदादे की नारायणपुरवा में 112 पुलिस वाले ने लड़की से छीना झपटी और पुलिस वाले पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जब इस संबंध में 112 पुलिस वाले से बात की गई तो बताया कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। पहाड़ी थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया है और संबंधित की जाँच भी हो रही है। खबर उन्नाव से, जहां पे महाराजा बिजली पासी के धूमधाम से मनाई गई जयंती। जी हां, सपा से मुआप्पदारिक मुहाने की पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर आंचल वर्मा के नेतृत्व में मनाई गई जयंती। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग और बिजली पासी को किया नमन। महाराजा बिजली पासी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर माल्यार्पण कर शुभारंभ और अपगदे की मुहान मलिहाबाद रोड पर अपगदे चिड़ियारी मोड़ पर आयोजित हुआ जयंती समारोह। स्वर्णिमा वर्मा जी भी यहाँ, मेरी छोटी ननद डॉक्टर स्वर्णिमा वर्मा जी भी उपस्थित हैं। उन्होंने भी बहुत कड़ी मेहनत और समर्पण से आज मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आपके जीवन साथी साथ में बैठे हैं डॉक्टर रणवीर, आप भी मेडिकल ऑफिसर हैं। उनका छोटा बेटा मेरा भांजा समर, जिसको मैं ओजस बुलाते रहोगे, हमारे लोग को नहीं देंगे। आज कार्यक्रम में किस तरह कार्यक्रम है और यहाँ पे आए? सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। आज हमारे वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी जी की जयंती, उसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें हजारों की संख्या में पूरे उन्नाव जिले से लोग यहाँ उपस्थित हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरा बहुजन समाज एकजुट हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा संदेश देने जा रहा है आगामी चुनाव के लिए कि इस बार बहुजन समाज, पीडीए समाज एकजुट हो चुका है। कहाँ पे आयोजित किया गया? ये चिड़ियारी मोड़, मोहान मलिहाबाद रोड जो है, यहाँ पर हमने आयोजन किया है। खबर वाराणसी से, जहां पे नशीले कप सिरप मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ एसआईटी उठाया ठोस कदम। जी हां, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा गठित एसआईटी टीम ने उठाया ठोस कदम। एसआईटी की पहल पर कोर्ट द्वारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत शुभम जायसवाल की 38 करोड़ की संपत्ति जब्ती करके नोटिस जारी किया गया। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि 107 बीएनएस के तहत ये नियम अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को विवेचना के दौरान जब्त किया जा सकता है। कोर्ट ने शुभम जायसवाल के परिवार को 1 हफ्ते की नोटिस जारी कर और कहा कि इस हफ्ते वह यह साबित नहीं कर सका कि यह संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है तो यह संपत्ति सील हो जाएगी। शुभम जायसवाल और उसके बता दें कि परिवार वाले पर, वहीं आपको बता दें कि प्रगति, बहु, वैशाली सभी के नाम है और यह बता दें कि 38 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है। शुभम के पिता भोला प्रसाद अभी भी सोनभद्र जेल में निरुद्ध है। से आप इसमें आ गए?
आपको लेकर के नोटिस जारी हुई है कि संपत्ति की जब्ती करेगी, क्या है वो नोटिस? देखिए, ये 107 BNSS जो नया कानून आया है उसमें प्रावधान है कि अपराध से यदि किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति अर्जित की है तो उसको जब्त विवेचना के दौरान ही जब्त किया जा सकता है। उसी के अंतर्गत SIT की टीम ने शिवम जायसवाल और उसके परिवार की लगभग 38 करोड़ के आसपास की संपत्ति आइडेंटिफाई करके कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके आधार पर कोर्ट ने इन लोगों को नोटिस जारी किया है। 1 हफ्ते का समय दिया है कि वो ये सिद्ध करें कि ये पैसा कहाँ से आया है। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो वो सारी संपत्ति सील हो जाएगी। खबर उन्नाव से, जहां पे एक दिल दहला देने वाली मर्डर और मिस्ट्री की पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है और दोस्ती, प्रेम और अवैध रिश्तों की साजिश में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आपकी तरफ से कॉन्फ्रेंस की जा रही है, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया था, क्या है पूरा मामला? देखिए, 21 दिसंबर को जो मृतक है विमलेश कुमार उर्फ गुड्डू, ये कोका कोला फैक्ट्री जो सौरा मऊ में वहाँ काम करता था, काम करने गया था, लेकिन जब घर वापस नहीं लौटा तो उनके परिजनों ने थाना अजगैन में सूचना दिया, जिस पर एक गुमशुदगी दूसरे दिन जो है 2022 दिसंबर को उनकी गुमशुदगी लिखी गई और उसकी जांच SI कल्लन सिंह को दी गई, मोहम्मद कल्लन को। और जांच के दौरान 22/12 को ही थाना माखी क्षेत्र के ग्राम मेथी टीकुर नहर पुलिया के पास विमलेश उर्फ गुड्डू की जो है झाड़ियों में छिपी हुई लाश मिली थी, जिस पर माखी थाना द्वारा पंचायतनामा और की कार्रवाई करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। PM रिपोर्ट कराने के बाद जो है उसमें हत्या की पुष्टि हुई, गला घोंटकर मारने की, और उसके आधार पर थाना अजगैन में मुकदमा अपराध संख्या 612/25, 140(1), 103 और 111 BNS की पंजीकृत किया गया। और विवेचना के दौरान जो है जो नाम प्रकाश में आए उसमें अजय कुमार लखनऊ का रहने वाला है और अवधेश जो थाना माखी क्षेत्र के मेथी टिकुर गांव का है, उसका नाम आया। और मेथी टिकुर गांव का ही विशाल जो अवधेश का दोस्त है, अवधेश जो है इस मृतक का साढ़ू है और उसने ही इसकी शादी कराई थी विमलेश की और इसकी पत्नी की जो है। अवधेश के संपर्क में अजय जो लखनऊ का रहने वाला है आया और अजय से इसकी मृतक की पत्नी का पूर्व से संबंध था, प्रेम संबंध था। उस संबंध के कारण अजय आज भी जो है अपनी शादी नहीं किया है, जबकि मृतक के पत्नी की शादी 10 साल पहले 2015 में हुई थी और उसके मन में उसके प्रति आज भी प्रेम था। अजय ने जो है अवधेश के साथ वार्ता किया और एक दिन पहले इन्होंने जो है प्लान बनाया मृतक को हटाने के लिए और 21/12 के दोपहर में कोका कोला फैक्ट्री के पास अवधेश
और उसके गांव का विशाल दोनों पहुंचे और वहां अजय भी आ गया। और देश ने जो बताया कि कोका कोला फैक्ट्री के पास मृतक से मिला और उसको बहला फुसलाकर उसको लखनापुर जंगल के पास ले जाके शराब पिलाया। शराब पीने के बाद इन लोगों ने अजय, विशाल और अवधेश तीनों मिलकर उसकी हत्या करके लाश को जंगल में छिपा दिए और अजय वहाँ से लखनऊ के लिए चला गया। अवधेश और विशाल वहाँ इंतज़ार करते रहे अंधेरा होने का और अंधेरा होने के बाद इसकी लाश को ले जाके मेथी टिकुर गांव के पास नहर पुलिया के पास झाड़ियों में फेंक दिया, जो लाश बरामद हुई थी 22 तारीख को। आज कुसुम्भी माता मंदिर के पास से अवधेश और विशाल को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से जो है आला कत्ल जो मफलर है वो बरामद किया गया और मृतक का जो कोका कोला फैक्ट्री का आईडी कार्ड है वो बरामद किया गया और उसकी मृतक की साइकिल बरामद की गई है। और इसमें जो अभियुक्त अजय है इसकी तलाश की जा रही है, ये फरार है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सीडीआर या अन्य जांचों में इसकी पत्नी की जो भूमिका है, पत्नी की भूमिका ये है कि अजय इससे प्रेम करता था और ये शादी से पूर्व भी अजय का इससे प्रेम संबंध था। अभी तक यही भूमिका इसकी नज़र आई है और आगे की भूमिका का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। इनके जो आपराधिक मुकदमे पहले के क्या हैं और किस तरीके से? जो अभियुक्त इसमें अवधेश कुमार है, अवधेश का तो कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन विशाल जो दूसरा उसके गांव का ही साथी है उसके खिलाफ एक मुकदमा जो है 2024 का मारपीट का मुकदमा एक लिखा गया है और कोई आपराधिक इतिहास नहीं। अब इसकी गिरफ्तारी करने वाली टीम जो थाना अजगैन के इंस्पेक्टर हैं सुरेश कुमार सिंह और उप निरीक्षक मोर मुकुट पांडे और उप निरीक्षक कल्लम, थाना माखी से एसओ योगेश कुमार सिंह और कांस्टेबल कुलदीप मनोज, पुष्पेंद्र रोहित कुमार, योगेश दहिया, ये सब गिरफ्तारी करने वाली टीम में है। सर्विलांस टीम का भी इसमें योगदान है, जिस कांस्टेबल विवेक कुमार और अरुण कुमार। अवधेश कुमार जो थाना में माखी का मेथी टिकुर गांव का रहने वाला है, 42 वर्ष की उम्र है और विशाल भी उसी गांव का उसका दोस्त है जिसकी उम्र 23 साल है। विधिक कार्रवाई करके अभियुक्तगण को जो न्यायालय रवाना किया जा रहा है। आगे कार्रवाई। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।